दुनिया को लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स सिर्फ बुलेट चलाकर गायब हो जाते हैं। लोगों को भी यही लगता है कि दाऊद इब्राहिम आज भी पुराने धंधों से दुबई चला रहा है। लेकिन सच ये है कि इन बड़े नामों के पीछे एक ऐसा बिग बॉस बैठा हुआ है जिसका जिक्र ना किसी न्यूज चैनल पर होता है, ना किसी एफआईआर में। इस शख्स को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कहते हैं द आर्किटेक्ट। ये वो दिमाग है जिसने लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े शूटर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंचाया। ये वही दिमाग है जिसने डी कंपनी के पुराने गोल्ड रूट्स को कमाई के हाईवेज में बदल दिया। और इनका काम है पैकेज को सही जगह पहुंचाना, चाहे पैकेज लॉरेंस का हो या दाऊद का या फिर किसी और क्रिमिनल सिंडिकेट का। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस विलेन, इस आर्किटेक्ट की नहीं, ये कहानी है दाऊद और लॉरेंस जैसे उन गैंगस्टरों के धंधे की जिससे वो सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं। वो धंधा जिसके लिए उनको इस बिग बॉस की मदद लेनी पड़ती है और उसके इशारों पर चलना पड़ता है। मैं हूं पंचम प्रकाश और आज क्राइम कनेक्ट पर हम उस कहानी को बताएंगे जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया ने छोड़ दिया है। आज बात होगी उस शतरंज के खेल की जहां एक तरफ अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक किंग है और दूसरी तरफ ऐसे हीरो जिसका कोई नाम नहीं है, जिनकी रिपोर्ट से निकली कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं। देखिए, आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन दोनों जब किसी बड़े काम को कराने की कोशिश करते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है जिसमें उनको एक खास पैकेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ज़रूरत होती है, तो इन दोनों को भी द आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो ये समझिए कि ये आर्किटेक्ट होते कौन है। ये एक तरह से एक फ्रीलांसर होते हैं जो ना इनके गैंग से जुड़े होते हैं, ना इनके कोई रहनुमा होते हैं, लेकिन इस काम को कराते वक्त यही इनके बिग बॉस बन जाते हैं, द आर्किटेक्ट, जो एक तरह से पूरा एक खाका खींचते हैं इनके इलीगल सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो सवाल ये है कि ये नेटवर्क है किस चीज़ का और उस आर्किटेक्ट के पास ऐसा क्या है जो इनके पास नहीं है। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये नेटवर्क करता क्या है, और ये समझने के लिए आपको चलना होगा बिहार के सीमांचल के एक गांव में। भारत के बिहार राज्य के सीमांचल इलाके की 13 साल की बच्ची, फाइल नंबर 402, कोड नेम आशा। द आर्किटेक्ट के सिंडिकेट के लिए आशा वही कच्चा माल है जिसकी जरूरत सबको पड़ती है, चाहे वो दाऊद हो या लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन दाऊद और लॉरेंस जैसे बड़े गैंग को एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो है इस आर्किटेक्ट के नेटवर्क की, कभी कमाई के लिए तो कभी किसी और काम के लिए। जांच एजेंसियों की फाइल से पता चलता है कि ये आर्किटेक्ट आपदाओं का इंतजार करता है। जब 2020 में बिहार में बाढ़ आई तो उसके रिक्रूटर्स मददगार बनकर एक्टिव हो गए। आशा के केस में एंट्री होती है द हंटर की, वो शख्स जिसका काम था माल को पहचानना और उसे भरोसे के जाल में फंसाना। अब देखिए, ये सब चीज़ आपको सुनने में अजीब हो लग सकता है कि माल कहना या फिर इस तरह से पैकेज कहना, लेकिन जब ये क्रिमिनल लोग काम करते हैं तो उनका इस तरह से ही कोड नेम चलता है कि आपको माल को, टारगेट को फंसाना है, इसके लिए अलग आदमी है, उसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए अलग आदमी है, उसके बाद देश से बाहर निकालने के लिए कोई यार, तो कुछ इस तरह से ये नेटवर्क चलता है। तो हम कहानी में वापस लौटते हैं। यही एंट्री होती है एक चाचा की, वो हंटर, वो शख्स जो गांव में ही रहता है, वो गांव का ही लगता है, जो मिठाई लाता है, जो शहर में अच्छी पढ़ाई और बड़े घर में शानदार नौकरी का वादा करता है। आशा के पास खोने को कुछ नहीं था। उसे लगा कि अंधेरी नगरी है, अंधेरी जिंदगी है, उसमें रोशनी आ रही है। उसे बताया गया कि मुंबई में एक बंगले में उसे छोटे बच्चों की देखभाल करनी है और बदले में उसे इतना पैसा मिलेगा कि वो अपना घर फिर से बना सकेगी जो बाढ़ में बह चुका है। आशा को फिर समझा बुझाकर उसी रात मुंबई लाया गया, लेकिन मुंबई में कुर्ला स्टेशन पर उतरते ही जो प्यारे चचा उसे फंसा कर लाए थे, वो हंटर, वो कहीं हवा में गायब हो गया धुएं की तरह। वो इसलिए क्योंकि उसने आशा को महज 50,000 रुपये के लिए
ऐसे बेगर माफिया के हवाले कर दिया जो सीधे डी कंपनी जैसे लॉजिस्टिक सेल से जुड़े होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये पैसा आशा के परिवार को नहीं मिला जिसके लिए वो कमाने आई थी, बल्कि वो हंटर जो झूठे वादों के तहत आशा को मुंबई भगा कर लाया था। पहले तो काम पर लेकर आया था, लेकिन जब वो खुद गायब हो गया तो इसे भगाना ही कहेंगे। वो भगा कर लेकर आया था, वो खुद गायब हो गया और उस पैसे को भी उसने हड़प लिया। यहाँ आप रिलेट कीजिए इस चीज़ से, इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म का वो सीन, जहाँ गंगूबाई को उसका प्रेमी जो है वो गुजरात से एक गांव से भगाकर मुंबई ले आता है और उसे वहाँ पर बेचकर गायब हो गया। कुछ वैसे ही आशा के साथ भी हुआ। इन्वेस्टिगेशन का सबसे खौफनाक हिस्सा, सिंडिकेट ने आशा को केमिकल सबमिशन पर रखा, यानी ऐसी नशीली दवाएं जिससे शिकार अपनी सुध बुध खो दे और कोई भी विरोध ना कर सके। दिन में वो कुर्ला के जंक्शनों पर भीख मांगती और रात में उसे उन फार्म हाउस में भेजा जाता जहां रसूखदार सफ़ेद पोश लोग अपनी पहचान छिपाकर आते थे अय्याशी करने के लिए। ये ठीक वैसा ही मामला है जैसा कि अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन केस में हुआ, जिसने 2019 में पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रिंस और अरबपति उस प्राइवेट आइलैंड पर जाते थे जहां कम उम्र की लड़कियों की तस्करी की जाती थी, सिर्फ और सिर्फ उनके अय्यासियों के लिए। भारत में भी यही एप्स्टीन पैटर्न साफ दिखता है। जब भी किसी बड़े हाई प्रोफाइल रैकेट पर छापा पड़ता है तो अगले दिन अखबारों से नाम गायब हो जाते हैं। अंडरवर्ल्ड और रसूखदारों का वो पुराना डार्क लिंक आज भी जिंदा है। कहते तो ये भी है कि दाऊद की दुबई वाली नवाबी पार्टियां सिर्फ शराब और कबाब के लिए नहीं थी, वो पावर गेम का हिस्सा थी, जहां रसूखदार लोगों को ट्रैफिक लड़कियां पेश की जाती थी ताकि उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके, ताकि उनका समर्थन हासिल किया जा सके। और ये बात जगजाहिर है कि दाऊद लोगों को हनी ट्रैप भी करता था। एक अंडरकवर ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, आशा जैसे हजारों पैकेज हर साल मुंबई और दिल्ली के गोदामों में डंप किए जाते हैं। ये सिर्फ सेक्स वर्क नहीं है, ये एक कॉरपोरेट सिस्टम है जहां इंसान की कीमत उसके इस्तेमाल खत्म होने तक ही है। 2023 में जब एक एनजीओ ने उसे रेस्क्यू किया तो वो सिर्फ एक जिंदा लाश थी। वो सिंडिकेट का राज तो नहीं खोल पाई, लेकिन उसकी खामोशी ने आर्किटेक्ट के उस खौफनाक नेटवर्क का सबूत दे दिया जिसे पुलिस सालों से ढूंढ रही थी। एक और मामला मिला झारखंड की अंजलि का। उसे एजुकेशन और ब्यूटी पार्लर का सपना दिखाकर दिल्ली लाया गया और एक ब्राइब मार्केट में नीलाम कर दिया गया। हरियाणा और राजस्थान के उन इलाकों में जहां पर कन्या भ्रूण हत्या की वजह से लड़कियों की कमी है, वहां अंजलि जैसी हजारों लड़कियां मशीन बनकर रह गई है। एक दुल्हन जिसे 3-4 भाई मिलकर खरीदते हैं, जिसका एक नमूना आपने हाल में ही नेटफ्लिक्स के दिल्ली क्राइम के लेटेस्ट सीजन में देखा होगा। सालों तक दुनिया को लगा कि दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी सिर्फ ड्रग, हथियारों की तस्करी और टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, लेकिन UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम की लेटेस्ट रिपोर्ट एक और भयानक सच की ओर इशारा करती है। दाऊद ने अपने पुराने स्मगलिंग नेटवर्क्स, जो कभी सोने और विदेशी घड़ियों के स्मगलिंग के लिए बने थे, अब उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हाईवे में बदल दिया है। यानी जिन लोगों को ट्रैफिकिंग करना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो अपने रूट पर उन लोगों को आने देता है। क्यों? क्योंकि ड्रग्स पकड़े जाने पर करोड़ों का नुकसान होता है, हथियार पकड़े जाने पर इंटरनेशनल एजेंसियां पीछे पड़ जाती है, लेकिन एक इंसान को नौकर, मजदूर या लाचार टूरिस्ट बताकर बॉर्डर पार करना सबसे सेफ काम है। हालांकि इसमें भी बहुत दिमाग लगता है, बहुत खतरा है, लेकिन उनका जो और भी जो खतरनाक काम है उसमें उनको ये शायद ज़्यादा आसान लगता हो। दाऊद के लिए ये सेकेंडरी रेवेन्यू स्ट्रीम है जो सीधे दुबई और दक्षिण पूर्व एशिया के हाई प्रोफाइल सेक्स मार्केट को फीड करता है। ILO की रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल फोर्स्ड लेबर और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का बाजार सालाना 172 बिलियन के करीब है। 172 बिलियन डॉलर। भारत में एक शिकार से ये रैकेट साल में एवरेज $21,800 यानी कि लगभग 18 से 20 लाख रुपए कमाते हैं। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 11 मिलियन गुलाम हैं भारत में
एक रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा, और हर एक से लाखों की कमाई। तो रकम किसी भी बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप के टर्नओवर को टक्कर दे सकती है। उधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम मर्डर और रंगदारी में तो आता है, लेकिन उनका ट्रैफिकिंग लिंक और भी गहरा है। यह गैंग अपने शूटरों और फरार मेंबर्स को देश से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उन्हीं डंकी रूट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बनाए गए हैं। 2023 में जब दीपक बॉक्सर को मैक्सिको के रास्ते अमेरिका ले जाया गया तो वो उसी ट्रैफिकिंग पाइपलाइन का हिस्सा था। उसी जरिए वो अमेरिका तक पहुंचा था बिना किसी कानूनी तरीके के, एकदम इलीगल तरीके से। ये पाइपलाइन, ये रास्ता ऐसा होता है जिसमें इंसानों को किसी कैटल की तरह सप्लाई किया जाता है, किसी जानवर की तरह। अब बात करते हैं उस सच की जो दाऊद और लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट को और भी डरावना बना देता है। हमारे अंडरकवर ऑफिसर्स की जांच का अगला पन्ना, ये वो पॉइंट है जहां अंडरवर्ल्ड और मेडिकल माफिया का खून जमने वाला गठजोड़ सामने आता है। अक्सर लोग पूछते हैं, दाऊद और लॉरेंस जैसे कट्टर दुश्मन एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर इनके बीच कॉमन बॉस कैसे हो सकता है? जवाब है द आर्किटेक्ट का न्यूट्रल ग्राउंड। इस आर्किटेक्ट ने इन दोनों गैंग्स को समझाया कि मारने से ज़्यादा काटने में मुनाफा है। 2019 से 2026 के बीच की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बताती है कि जब दाऊद के पुराने स्मगलिंग रूट्स पर प्रेशर बढ़ा तो इसी आर्किटेक्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल किया। कई बार तो ऐसी भी खबर सामने आती है कि लॉरेंस और दाऊद जैसे ही कुछ गैंग्स होते हैं जो बेसहारा और जो मजबूर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको फ्री मेडिकल चेकअप के नाम पर उठाते हैं और फिर उनको इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए उनके ऑर्गन को निकाल कर दुबई और यूरोप के अमीर लोगों तक पहुंचा देते हैं। एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ ही इनका ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भी धंधा चलता रहता है। सोचिए, आशा या अंजलि जैसा एक पैकेज जिसे सिंडिकेट ने बिहार या झारखंड से 50,000 रुपये में उठाया, उसे पहले सेक्स स्लेवरी में धकेला जाता है और जब उसका शरीर जवाब देने लगता है तो उसे डिस्पोज करने के बजाय उसके ऑर्गन्स को भी निकाल लिए जाते हैं। एक किडनी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 1 करोड़ रुपए तक भी चली जाती है। ये है आर्किटेक्ट का जीरो वेस्ट बिजनेस मॉडल। बोलने में बहुत ही अजीब लगता है, ये सब घिनौना है, लेकिन उन लोगों के लिए ये पूरा धंधा है, एक ऐसा काला धंधा जिस पे किसी की नज़र नहीं जाती है। एक मर्डर हो जाए तो लोगों की नज़र उस पर जाती है, जानी भी चाहिए, लेकिन इन सभी चीज़ों के पीछे और भी कई बड़े बड़े क्राइम चलते हैं जिसके बारे में कोई सोचते भी नहीं है। जांच एजेंसियों ने पाया कि इस धंधे के धागे सीधे उन वाइट कॉलर अस्पतालों से भी जुड़े हैं जहां बड़े बड़े रसूखदार लोग बिना किसी वेटिंग लिस्ट के ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। दाऊद जैसे गैंग के पैसे, लॉरेंस जैसे गैंग की मसल्स और आर्किटेक्ट की लॉजिस्टिक्स, इन तीनों ने मिलकर भारत के गरीब के शरीर को स्पेयर पार्ट की दुकान बना दिया है। जहां अमीर लोग आएंगे वो पार्ट निकाल कर ले जाएंगे, अगर उनकी ज़रूरत है तो बदले में पैसे फेंकेंगे, और वो पैसे किसी ऐसा नहीं है कि जिसने ऑर्गन दिया उसके पास पहुंच गया, उसका एक मोटा रकम, बड़ा रकम बीच के ये क्रिमिनल गैंग्स उड़ा लेते हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑर्गन ले जाइए और उनको पैसा दे दीजिए, लेकिन एक बेबसी देखिए कि एक इंसान को धोखे से उसका ऑर्गन निकाल लिया जा रहा है, उस बात का भी उसे फ़ायदा नहीं होता है और उसके ऑर्गन का फ़ायदा कोई और ले जाता है। एक तो क्राइम हो रहा है उनके साथ, ऊपर से उनके क्राइम का भी मुनाफा कोई और ही कमा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है, इस ऑर्गन ट्रेड का सारा पैसा क्रिप्टो के जरिए वापस उसी आर्किटेक्ट के पास पहुंचता है जिसे वो दाऊद की टेरर फंडिंग और लॉरेंस के नए हथियारों को खरीदने में बांट देता है। यानी एक गरीब की सांस रुकती है ताकि किसी डॉन की गन लोड हो सके। जांच एजेंसियों के ये वो घोस्ट अफसर है जो किसी तरह के नेटवर्क में अंडरकवर होकर जुड़ सके, वहाँ तक भी पहुँचे जहाँ इंटरपोल भी नहीं पहुँची है। वो खुद एक पैकेज बनकर उस आखिरी डंकी रूट पर निकल चुका था जिसे डेथ ट्रेल कहा जाता है। उसका मकसद उस चेहरे को बेनकाब करना है जिसे दाऊद और लॉरेंस जैसे लोग अपना भगवान मानते हैं, अपना रहनुमा मानते हैं। कुछ ऑफिसर्स का काम भी यही है कि वो बॉस कौन है इसका पता करना। कहते हैं कि तुर्की के एक सीक्रेट ठिकाने पर ऑफिसर का द आर्किटेक्ट से सामना भी हुआ,
लेकिन यहाँ उसे जो पता चला उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। आर्किटेक्ट कोई अनपढ़ गुंडा या माफिया नहीं, वो एक हाइब्रिड अपराधी है। वो डार्क वेब और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम का एक्सपर्ट था। आर्किटेक्ट ने राज खोला कि डंकी रूट सिर्फ इंसानों को भेजने का रास्ता नहीं है, ये आइडेंटिटी थेफ्ट की भी सबसे बड़ी फैक्ट्री है। जब कोई मासूम इस रूट पर गायब होता है तो उसका सिर्फ शरीर नहीं मरता, उसकी पहचान, उसके आधार कार्ड, उसका पासपोर्ट किसी आतंकवादी या बड़े अपराधी को दे दिया जाता है। दाऊद के गुर्गे और लॉरेंस के शूटर इन्हीं मरे हुए लोगों की पहचान पहनकर दुनिया भर में घूम रहे हैं। ऑफिसर्स ने उस ठिकाने की लोकेशन इंटेलिजेंस को भेज तो दी, लेकिन जब तक टीम वहां पहुंची वहां सिर्फ सन्नाटा था। आर्किटेक्ट एक बार फिर हवा की तरह गायब हो गया, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा सुराग जिसने भारतीय एजेंसी की नींद उड़ा दी। उसने साबित कर दिया कि जब तक दाऊद का पैसा और लॉरेंस की दहशत को आर्किटेक्ट जैसा दिमाग मिलता रहेगा, ये डंकी रूट कभी बंद नहीं होगा। घोस्ट ऑफिसर का कोई अता पता नहीं है। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वो मिसिंग इन एक्शन हैं, लेकिन उनकी ये फाइल चीख चीख कर कह रही है कि हमारे बीच ऐसे आर्किटेक्ट्स मौजूद हैं जो हमारे स्मार्टफोन के जरिए हमें ट्रैक कर रहे हैं। अगली बार जब आप किसी डंकी रूट की खबर सुने तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, बल्कि एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां आप और हम सिर्फ एक मोहरे हैं। तो सावधान रहिए, क्योंकि यह हाईवे अब आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। आप अगले शिकार न बने, इसके लिए हमेशा अलर्ट रहें, हमेशा अवेयर रहें। मैं हूं पंचम प्रकाश और आप देख रहे थे क्राइम कनेक्ट पर वो कहानी जिसे फैक्ट के आसपास बुना गया है। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि काल्पनिक है, फिक्शन है, लेकिन सच के आसपास है। हो सकता है कि इससे जुड़ी खबर आपको कहीं छपी ना मिले, लेकिन ये सब कुछ आपके आसपास घट रहा है। इससे जुड़ी खबर किसी और नाम के साथ, किसी और पहचान के साथ हर दिन आपके आसपास से गुजरता हुआ दिखेगा आपको। कि कभी नौकरी के नाम पर हजारों लड़कों को, सैकड़ों लड़कों को कंबोडिया में बंधक बना लिया गया, कभी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खेप लड़कियों को किसी और देश में भेज दिया गया। इस सब तरह की तमाम खबरें आपको मिलती होगी और उन सभी से ही इंस्पायर होकर ये पूरी स्टोरी बनी है, ताकि आप लोकल गैंग और लोकल जो खबरें हैं वारदातों को, उनसे हटकर जो और भी क्या क्राइम चल रहा है दुनिया में, उसके बारे में भी आपको पता हो। तो ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप क्या सोचते हैं, आपका क्या सजेशन है वो भी कमेंट में लिखिएगा। मैं पंचम प्रकाश आज यहीं अलविदा लेता हूँ और हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत।